मेरी बीवी रोजाना के लाखों रुपए कमा रही थी। बीवी ने छत पर बने कमरे को क्लिनिक बना लिया, जहां वो बांझ औरतों का ऐसा शर्तिया इलाज करती कि वो जल्दी हामला हो जाती। और मेरी ड्यूटी सीढ़ियों के पास लगा दी और मुझे सख्ती से मना किया कि ऊपर छत पर नहीं आना। ऊपर छत पर सिर्फ वही औरतें जाती जिन्होंने बुर्का पहन रखा होता। एक दिन मुझे बीवी पर शक हुआ तो मैं बुर्का पहनकर अंदर गया तो मेरी रूह लरज गई ये देखकर अंदर तो बीवी, क्योंकि हमारी छत पर बने क्लिनिक की धूम दूर तक जा पहुंची थी। मेरी बीवी सारा दिन छत पर बैठी बांझ औरतों का मुआयना करती रहती थी। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर इंजाम देता था। मेरी बीवी फरहत मुझे भी अच्छी खासी तनख्वाह देती थी। जिंदगी में बड़ा सुकून था। हम दोनों मियाँ बीवी दोनों हाथों से पैसा कमा रहे थे। मैं आज फिर काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर इंजाम दे रहा था जब एक मर्द और औरत मेरे पास आए और फरहत से मिलने की इजाजत मांगने लगे थे। मैंने इस औरत को फरहत के क्लिनिक में दाखिल हो जाने दिया था, जबकि इसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को बोला था, लेकिन वो क्लिनिक में जाने की जिद करने लगा। मैंने इस मर्द से कहा, भाई ऊपर क्लिनिक में सिर्फ आपकी जोजा ही नहीं गई और भी बहुत सी खवातीन मौजूदा हैं। हमारे यहाँ इलाज मुकम्मल राजदारी से होता है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। फिर मुझे इलाज के लिए आपका ब्लड ग्रुप भी चाहिए, इसलिए आप इधर ही तशरीफ रखें। वो आदमी मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गया था। इसकी बीवी क्लिनिक के अंदर दाखिल हो चुकी थी। इसे क्लिनिक में दाखिल हुए आधा घंटा ही हुआ होगा जब दो बुर्का पोश औरतें मुझसे क्लिनिक जाने की इजाजत मांगने लगी थी। मैंने इन्हें भी इजाजत दे दी थी। यूं 2 घंटे के बाद इस औरत का शौहर उकता गया था। वो बोला, और कितनी देर है? मैंने कंधे उचका कर कहा, कुछ कह नहीं सकता, मुझे भी क्लिनिक में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। वो मर्द बस सब्र करके बैठा रहा। कुछ ही लम्हों के बाद इसकी बीवी बाहर आ गई थी। मैंने गौर से इस औरत के चेहरे को देखा था। वहाँ उम्मीद के दीपक रोशन हो चुके थे। मैंने जल्दी से इस औरत के हाथ की जानिब देखा। इसने कोई दवा वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी। वो मियाँ बीवी जब हमारे घर से निकल गए तो बुर्का पोश औरतें भी बाहर चली गई थी। फिर कुछ देर बाद फरहत भी क्लिनिक से निकल आई थी। इसने चेहरे से मास्क उतारा और हाथों से दस्ताने उतार कर कचरेदान में फेंक दिए थे। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मैं गौर से फरहत का जायजा ले रहा था। वो काफी अच्छे मूड में लग रही थी। आखिरकार मैंने वो सवाल करने की ठानी जो मुझे अक्सर परेशान किए रखता था। मैं बोला, फरहत तुम औरतों का इलाज कैसे करती हो? ना तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई दाई हो, फिर तुम्हारी इतनी मशहूरी कैसे हो गई? हर जगह तुम्हारा ही चर्चा है। फरहत हंसकर बोली, जरूरत इजाद की माँ है। मुझे मेरी जरूरत ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरी वजह से कितनी औरतों के घर टूटने से बच गए हैं। मैं इसकी बात सुनकर खामोश हो गया था। न जाने फरहत मुझसे इस कदर राजदारी क्यों बरतती थी। मैं इसका शौहर था, कम अज कम इसे मुझसे तो ये राज शेयर कर लेना चाहिए था। पहले पहल तो मुझे फरहत के किसी कारोबार में कोई दिलचस्पी ना थी। मुझे लगा था कि फरहत वक्त गुजारे के लिए सब कर रही है, मगर देखते ही देखते कमाल ही हो गया था। फकत 7 माह के अंदर अंदर फरहत की क्लिनिक की धूम दूर तक जा पहुंची थी। कुछ औरतें ऐसे ऐसे शहरों और कस्बों से इलाज करवाने आती थी जिनका हमने पहले कभी नाम भी ना सुना था। दरअसल बांझपन ऐसा मर्ज है जो हर तीसरे चौथे घर में फैला हुआ है। अक्सर तो ऐसे भी होता है कि औरतें बांझ होती भी नहीं है, बस कुदरत की तरफ से ही देर होती है। मगर इन औरतों के ससुराल वाले इनका जीना हराम किए बैठे होते हैं। जब फरहत ने अपना क्लिनिक खोला था, इसके पास पूरे 7 माह में फकत 2 औरतें इलाज करवाने आई थी। अल्लाह के करने से इन दोनों औरतों की यहाँ औलाद हो गई थी। फिर इसके बाद हर जगह ही फरहत के क्लिनिक की बातें होने लगी थी। अब तो एक दिन में 20-20 औरतें अपना इलाज करवाने आती थी। फरहत से अकेले ये सब संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए इसने सीढ़ियों के पास ही मुझे ही काउंटर बनवा दिया था। फिर इसने मेरी तनख्वाह भी लगा दी थी। हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो गई थी। मेरे बच्चे आला स्कूलों में पढ़ने लगे थे। इन्होंने बेहतरीन लिबास पहनना शुरू कर दिया था। फरहत इनको तरह तरह के खाने खिलाती थी। पहले तो वो 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाते थे। अब मैंने भी फरहत के कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। अब मैं हर चीज पर गहरी निगाह रखता था। मसला ये होता था कि औरत इलाज के लिए आती तो कुछ ही लम्हों बाद कुछ बुर्का पोश खवातीन भी आ जाती थी। इलाज का अमल 4-5 घंटों पर मुश्तमिल होता था। मैंने कई बार फरहत से इलाज का तरीका कार पूछा, मगर वो हर बार मेरी बात को टाल देती थी। फरहत का क्लिनिक मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुका था जिसमें मेरा दाखिला ममनू था। मुझे ये बात तो समझ आती थी कि मैं मरीजों की मौजूदगी में इस क्लिनिक में दाखिल नहीं हो सकता था, मगर जब वो खाली पड़ा होता था तब भी वहाँ जाने की पाबंदी मुझे कुछ अजीब लगती थी। खैर, मैं अपने जहन से ऐसे ख्यालात को झटक देता था। मुझे वो वक्त याद आ जाता था जब मैं बिल्कुल ही बेकार था। घर में 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़े हुए थे। फरहत मुझे सारा दिन निकम्मे
होने का ताने देती ना थकती थी, जो मैं एक कान से सुनकर निकाल देता था। वो कभी प्यार से समझाती तो कभी लड़ झगड़ कर मेरा घर छोड़कर अपने मायके जा बसती थी। मैं तो शादी से पहले भी निकम्मा सा ही था, कोई काम काज तो करता ना था। अम्मा ने मेरी शादी करवा दी ताकि मुझ पर बोझ पड़ जाए और मैं जिम्मेदार हो जाऊं, मगर शादी और 4 बच्चों का बोझ भी मुझे राह रास्त पर ना ला सका। पहले पहल तो फरहत कुछ ना कहती, रूखी सूखी खाकर सबर शुक्र करती, मगर जब बच्चे बड़े होने लगे और तरह तरह की फरमाइशें करने लगे तो वो अक्खड़ मसाज होगी। फिर जब बच्चों पर फाकों की नौबत आई तो वो किसी से कहलवा कर मुझे काम पर रखवा देती थी। मेरी सुस्ती देखकर मालिक मुझे बहुत जल्द फारिग कर देता था। फरहत ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, घर छोड़कर चली गई, तलाक तक की धमकी दे डाली। मैं 4 दिन चुस्ती से काम करता तो 5वें दिन सुस्ती मुझे फिर से अपने हसार में जकड़ लेती थी। अब मेरी बीवी फरहत कुछ दिनों से परेशान रहती थी। इसकी परेशानी की वजह बहुत वाज़ेह थी। मैं 5वीं बार भी मुलाजमत से निकाला जा चुका था। मेरे 4 बच्चे थे, बच्चों की भी जरूरियात होती हैं और आमदन का कोई भी जरिया नहीं था। फरहत एक दिन मेरे पास आई और बोली, जफर मैं छत पर बने कमरे को अपना क्लिनिक बनाना चाहती हूँ। मैंने इसकी बात हंसकर टाल दी थी। इसने 1-2 बार फिर से क्लिनिक बनाने की बात की तो मैं खामोश ना रह पाया। मैं बोला, किस चीज के लिए बनाओगी क्लिनिक? ना तो तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई काम धंधा जानती हो। वो बोली, तुम फिक्र ना करो, तुम जैसे बेकार मर्द के साथ रहने वाली औरत 100 तरीके सोच लेती है। मैंने लापरवाही से कंधे उचका दिए थे कि जो मन में आए करो। फिर इसने मेरी मदद के बगैर ही अपना क्लिनिक सेट कर लिया था। वो बोली कि मैं बांझ औरतों का इलाज क्या करूंगी। मैं इसका मजाक उड़ाता रहा, मगर वो अपनी बात की पक्की निकली थी। आज वो अपनी मेहनत के बलबूते पर वो सब कुछ हासिल करने में कामयाब हो चुकी है जिसकी वो तमन्ना किया करती थी। अब इसके काम का तरीकाकार जानने की ख्वाहिश तो दिल में सर उठाती थी, मगर फिर मैं ये सोच कर चुप हो जाता था कि चलो वो जो कुछ भी कर रही है करती रहे, कम अज कम हमारी रोजी रोटी तो लगी हुई थी। मेरे वालिदैन तो वफात पा चुके थे। मेरी एक ही बहन थी जिसकी शादी को 15 साल हो चुके थे। पहले तो वो मुझे एक निकम्मा इंसान समझती थी, इसलिए इसने अपने मसाइल मुझसे शेयर नहीं किए थे। अब जब मेरा और फरहत का कारोबार चल पड़ा था तो इसे भी जरा आसरा मिल गया था। इसका मायका मजबूत हो गया है। अब वो अपने दुख सुख मुझसे बांट लिया करती थी। आयशा ने मुझे बताया था कि इसका शौहर औलाद ना होने की वजह से इससे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। इसकी सास भी अपने बेटे के लिए दूसरी बीवी की तलाश में थी। आयशा का शौहर उसे तलाक देने का सोचे बैठा था। 15 साल कम अरसा तो नहीं होता, अब तक उसे औलाद हो ही जानी चाहिए थी। आयशा की सास ने इस पर बांझपन का टैग लगा दिया था। मैंने आयशा का मसला फरहत से शेयर किया था। मैंने फरहत से कहा कि तुम आयशा का केस अपने हाथों में ले लो, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में बहुत शफा रखी है। फरहत ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। मैं भी चुप कर गया था। मैं ये बात पहले दिन से ही जानता था कि फरहत आयशा को खास पसंद नहीं करती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह आयशा का गुस्सीलापन था। जब फरहत ब्याह कर मेरे घर आई तब आयशा भी 2 माह के लिए मायके रहने आई हुई थी। तब मेरे वालिदैन भी हयात थे, इसलिए आयशा को अपना पलड़ा भारी महसूस होता था। वो फरहत के हर काम में कीड़े निकालती थी। वो कभी कहती कि तुम्हें गोल रोटी नहीं बनानी आती, तो कभी कहती कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती। हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था जब आयशा मेरे पास रोती हुई आई और बोली, भाई आज मुझसे मेरा मायका भी छूट गया है। लोग सच ही कहते हैं कि वालिदैन का घर तब तक अपना होता है जब तक भाभी ब्याह कर नहीं आई होती। आयशा इस कदर रो रही थी कि मेरा दिल भी पसीज गया। मैं बोला, आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। तब आयशा ने बताया कि फरहत ने इसके साथ बदतमीजी की है और घर से निकल जाने को कहा है। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। इसकी हिम्मत कैसी हुई कि इसने मेरी माँ जैसी बहन के साथ बदतमीजी की। मैंने गुस्से में आकर फरहत के रुखसार पर थप्पड़ मार दिया था। फरहत के दिल से अभी तक इस बात का दुख और गुस्सा नहीं चाहता था। मैंने इससे कई बार माफी भी मांगी थी, मगर वो इस वाक़े को भूलने पर आमादा ही नहीं होती थी। फरहत का क्लिनिक अल्लाह के फजल से बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। दौलत की रेल पेल थी और सुख ही सुख था, मगर अब मुझे आयशा की फिक्र रातों को सोने ना देती थी। दिन ड्यूटी में गुजर जाता था जबकि रात भी आंखों ही आंखों में कट जाती थी। मैं काउंटर पर खड़ा था जब एक जोड़ा इलाज की खातिर आया। शौहर को तो मैंने बाहर ही बैठा लिया था जबकि औरत को मैंने क्लिनिक के अंदर भेज दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा जब 2 निकाबपोश औरतें क्लिनिक में दाखिल होने की इजाजत मांगने लगी थी। मैंने इनको क्लिनिक में भेज दिया था। मैं इन 2 औरतों को देखकर हैरान रह गया था। ये बुर्खापोश औरतें तकरीबन हर रोज ही क्लिनिक का चक्कर लगाती थी। न जाने इनका मसला अभी तक फरहत क्यों हल ना कर पाई थी। 3-4 घंटे क्यों ही गुजर गए थे जब वो औरत क्लिनिक से निकली थी। इस औरत के निकलते ही वो निकाबपोश वाली औरतें भी क्लिनिक
से निकल आई थी। मैं वो दोनों बहुत तेजी से चल रही थी जब मेरी नजर एक औरत के पाँव पर पड़ी। इसने मर्दाना चप्पल पहन रखी थी। मैं जल्दी से इनके पीछे ही लपका था। मुझे इस औरत की मर्दाना चप्पल ने तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो दोनों मेरी आवाज पर रुक गई थी। मैंने जल्दी से बात बनाई थी। मैं बोला, बहन आपका मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बड़े दिनों से आते देखता हूँ। इन दोनों में से एक औरत बोली, हम दूसरी औरतों के मसाइल हल करवाने आती हैं। इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ गई थी। अब सारा मामला हल हो चुका था। असल में ये दो औरतें ही दूसरी औरतों का इलाज करती थी और सारा क्रेडिट फरहत ने ले रखा था। खैर जो भी था, मुझे आम से गर्ज थी। मैंने पेड़ गिनकर क्या ले लेना था। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी निभा रहा था जब मुझे आयशा की कॉल आ गई थी। मैंने इसकी खैरियत पूछी तो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, भैया मेरा घर बचा लो, मेरा शोहर मुझे तलाक दे देगा। तुम किसी तरह अपनी बीवी को मेरा इलाज करने पर रजामंद कर लो। मैंने इसे हौसला देकर फोन बंद कर दिया था। इलाज वाली सारी औरतें जा चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा क्लिनिक में जाकर फरहत से आयशा के मसले पर बात करता हूँ। मैं अपने ही ध्यान में क्लिनिक का दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगा तो फरहत एकदम से चिल्ला उठी। वो भागकर मुझ तक आई थी और फिर मुझे धक्का देकर बाहर ले आई थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। एक बार जब कहा हुआ है कि क्लिनिक में मर्दों का दाखिला ममनू है तो तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? फरहत की इस बदतमीजी पर एक लम्हे के लिए मेरा दिल घायल हो गया था, लेकिन मुझे फरहत से काम निकलवाना था, इसलिए मैं मुस्कुराकर क्लिनिक से बाहर निकल आया था। फरहत भी बाहर आ गई थी। मैं बोला, फरहत मेरी बहन आयशा का घर टूटने से बचा लो, इसका भी इलाज कर दो। मैं तुम्हें इस काम के लिए दुगनी फीस देने को तैयार हूँ। फरहत ने दाएं बाएं सर हिलाकर इनकार कर दिया था। वो बोली, आयशा का तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है, बस इतना है कि इससे कह दो कि नमाज कुरान की पाबंदी करो, अल्लाह झोली भर देगा। मैं बोला, ये सब बातें तुम उन औरतों को भी कह सकती हो जो तुमसे इलाज करवाने आती हैं। मेरी बहन की बारी में तुम्हें रब याद आ गया। फरहत बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मैं आयशा की इलाज नहीं कर पाऊंगी। मैं चुप हो गया था। मैंने फरहत से कलाम करना भी छोड़ दिया था। मैंने 2-3 दिन उससे बिल्कुल ही बातचीत नहीं की थी। उसे बिल्कुल मेरी परवाह थी ही नहीं। लोग सच कहते हैं कि जो औरत पैसा कमाने वाली हो जाए वो फिर मर्द को किसी गिनती में नहीं लाती। खैर कुछ ही दिन गुजरे होंगे जब आयशा सूजे मुंह हुए नीले चेहरे के साथ हमारे घर आई थी। इसने बताया कि आज फिर इसके शौहर ने बांझपन का ताना देकर उसे बहुत मारा है और मुझे लगता है कि इसका शौहर उसे तलाक देने वाला है। आयशा फरहत के कदमों में बैठ गई थी। रोकर मुझसे कह रही थी कि भैया फरहत को मना लें कि वो इसका इलाज कर दे, मगर फरहत का दिल पत्थर का था। वो किसी तरह भी नहीं मान रही थी। मैंने एक बार फिर से फरहत को समझाने की कोशिश की थी। मैंने इससे कहा कि मेरी बहन ने माजी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया है इसकी माफी मैं तुझसे मांगता हूँ। मेरी बहन का घर उजड़ने से बचा लो। फरहत बोली कि अगर आयशा का शौहर इससे तलाक दे देगा तो हम इसकी दोबारा शादी कर देंगे। मैं बस फरहत को देखता रह गया था और बोला, तो मेरी बहन की तलाक पर तो रजामंद हो गई हो, मगर इसके इलाज के लिए रजामंद क्यों नहीं हो रही? फरहत बोली कि मेरी मजबूरी है, मैं अपने खानदान की किसी भी लड़की का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मुझे फरहत की बातों ने चौंका दिया था, मगर मैं खामोश हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद आयशा तलाक लेकर हम मेरे घर आ गई थी। मुझे फरहत पर शदीद गुस्सा भी था, मगर अब मुझे इस पर शक हो गया था। मैं हर सूरत में जानना चाहता था कि इसने आखिर आयशा की इलाज क्यों नहीं किया। आयशा फरहत से शदीद नफरत करने लगी थी। वो हर वक्त घर में बैठी रोती रहती थी। मुझे कहती, भैया अगर तुम में जरा सी भी गैरत है तो फरहत को तलाक देकर घर से निकाल दो। मैं इसे समझाने की कोशिश करता कि खाली गैरत से पेट नहीं भरा करते, मैं तो किसी काम काज का नहीं हूँ, मेरे बच्चे और तुम भूख से मर जाओगे। अब आयशा हर वक्त फरहत पर कड़ी नजर रखी हुई थी। वो एक औरत का हिसाब लगाकर बैठी हुई थी। एक दिन मेरे पास आकर बोली, भैया तुमने कभी सोचा है कि फरहत ने मेरा इलाज क्यों ना किया? मैं बोला, हाँ बहुत बार सोचा है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आयशा बोली, भैया दाल में कुछ काला है। फरहत ने मेरा इलाज फकत इसलिए ना किया क्योंकि इसके मन में खोट है। इसका काम शफाफ नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हारे तो आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है जो तुम हर रोज दो निकाब पोश मर्दों को पहचान ही ना पाए। तुमने नहीं देखा कि जब भी कोई औरत इलाज के लिए आती है तो तुम उसके शौहर को नीचे बिठा देते हो और इसका ग्रुप वगैरह चेक करने के बहाने इस आदमी को मसरूफ कर देते हो। फिर 2 बुरखे में लिपटी खवातीन आती हैं जो दरअसल औरतें नहीं हैं बल्कि मर्द हैं। फिर वो कमरे में चले जाते हैं। जरूर तुम्हारी बीवी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। आयशा की बातों पर मैं चौंक गया था। आयशा ने मुझे नया कुछ भी नहीं बताया था। इसने वही बातें की थी जिनके मुतालिक मुझे पहले ही शक था, मगर मैं पैसे की लालच में आकर अपने शक को कुचल देता था। मैंने इससे कहा कि कल जब कोई औरत इलाज करवाने आएगी तो हम दोनों टोपी वाला बुरखा पहनकर क्लिनिक के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तब सारा राज हम पर आफशा हो जाएगा। इसने हामी भर ली थी। अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा। मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की जिससे फरहत को मुझ पर शक होता। फरहत अपने
क्लिनिक चली गई थी। आधे घंटे तक एक जोड़ा इलाज की गर्ज से आ गया था। बीवी को मैंने क्लिनिक के अंदर भेज दिया और इसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को कहा। फिर मैं खुद काउंटर छोड़कर नीचे घर में आ गया। मैंने आयशा को इशारा किया तो वो 2 बुरखे लेकर मेरे सामने आ गई। हमने जल्दी से वो बुरखा पहने और फरहत की क्लिनिक में दाखिल होने लगे थे। फरहत का क्लिनिक निहायत उम्दा था। वो ड्राइंग रूम की तरह ही लग रहा था। वो औरत जो इलाज की गर्ज से आई थी वो चुपचाप बैठी थी। फरहत की नजर जैसे ही मुझ पर और आयशा पे पड़ी तो वो बोली, नवीद आ गए हो तुम, तो चलो अपना ये केस संभालो। मैंने आयशा को आंखों ही आंखों में देखा था। मैं केस कैसे संभालता, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं था। फरहत बोली, बच्चों वाली फाइल कहाँ है? इस औरत ने बताया कि इसके शौहर का ब्लड ग्रुप ए है। इस औरत का नाम फाइल में लिख लो। ठीक आज से 9 माह बाद ए ब्लड ग्रुप वाला नौज़ायदा बच्चा इसकी गोद में होना चाहिए। मैंने जल्दी से अपना टोपी वाला बुरखा उतार फेंका था। मेरी तकलीद करते हुए आयशा ने भी ऐसा ही किया था। फरहत एकदम से बुखला कर रह गई थी। इसका रंग फक हो गया था। मैं बोला, फरहत आज तुम मुझे अपनी इलाज का तरीका बताओगी, इसके अलावा मैं एक बात भी सुनना नहीं चाहता। फरहत बुखलाई हुई थी। वो बोली, तुम कोई काम नहीं करते थे? गुर्बत ने हमारे घर में डेरे लगाए हुए थे। मैंने अपनी एक सहेली से मशवरा किया तो इसने मुझे बांझ औरतों के इलाज वाला क्लिनिक खोलने का मशवरा दिया था। मेरी सहेली आलिया एक NGO चलाती है जहाँ वो इन बच्चों को अपने पास रखती है जिनके वालिदैन को उनकी जरूरत नहीं होती। कुछ वालिदैन नौज़ायदा बच्चे को पालकने में डाल जाते हैं तो कुछ बच्चे कचरे के ढेर पर पड़े रो रहे होते हैं। कुछ ऐसी बच्चियां भी होती हैं जो किसी दरिंदे का निशाना बनकर हामला तो हो जाती हैं मगर इन बच्चों को अपने पास नहीं रख पाती, इसलिए वो इसके ऑफिस आकर अपने बच्चे थमा जाते हैं। आलिया ने मुझे बताया था कि हमारे माशरे में अगर कोई औरत उम्मीद से नहीं होती तो इसका शौहर बच्चा अडॉप्ट करने के बजाय दूसरी शादी को तरजीह देता है। ऐसे में कई औरतों के घर उजड़ जाते हैं। आलिया ने अपने 2 आदमी मुझे दिए हुए थे। जब भी कोई औरत मेरे पास इलाज की गर्ज से आती है तो मैं इसे सीधा बता देती हूँ कि इलाज मैं करना नहीं जानती, बस बच्चा इनको मिल जाएगा। मैं इनके शौहर का ब्लड ग्रुप ले लेती और इसी ब्लड ग्रुप का बच्चा 9 माह बाद इस औरत को थमा देती। मैंने आयशा का इलाज इसलिए ना किया क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा ढंडोरा पीट देगी और मुझे बदनाम कर देगी। आयशा एकदम रोने लगी थी। वो बोली, फरहत तुम्हारे अंदर ये डर भी मेरे बुरे रवैये ने ही डाला था। अगर मैं शादी के शुरू के दिनों में तुमसे ना लड़ती ना झगड़ती तो तुम मुझसे इस कदर खौफजदा ना होती तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ कर ही देती और आज मैं यहाँ तलाक लेकर ना बैठी होती। मगर आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस काम में तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। तुमने जो काम शुरू किया है ये नेकी वाला है। इस तरह बेयारो मददगार बच्चों को वालिदैन मिल जाते हैं और औरतों के घर उजड़ने से बच जाते हैं। फरहत और आयशा एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे। मुझे अपनी प्यारी बीवी पर फख्र होने लगा था। अल्लाह पाक हर किसी मर्द को फरहत जैसी बीवी दे और मुझे हिदायत दे। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी बीवी ने ठीक किया है या नहीं। नाज़रीन अगर आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे।